जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्ञान बिंदु जीएस पब्लिकेशन के द्वारा जो डेली टेस्ट सीरीज चलाई जा रही थी। अभी जो डेली टेस्ट सीरीज में स्टार्ट की गई है न्यू टेस्ट सीरीज 3 जुलाई से, और आज डेट है 4 जुलाई। 4 जुलाई को ये वीडियो मिल रहा है आप लोग को, और ये टेस्ट सीरीज जो है 3 जुलाई को स्टार्ट करवाया गया है। तो इसी टेस्ट सीरीज को अभी हम लोग आगे कंटिन्यू करते ख़त्म करेंगे आगे तक, ठीक है। तो इसमें जो है आज का सेट जो है वो सोशल साइंस का सेट है। और आप सोच रहे होंगे जब ये क्लास 3 जुलाई को करवाया जाता है तो आप 4 जुलाई को क्यों करवा रहे हैं। हम इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि 3 जुलाई को 7:30 बजे रात में क्लास स्टार्ट होता है और लगभग 9 बजे के आसपास क्लास ख़त्म होता है। तो मैं तो फ्री रहता नहीं हूँ उस समय, तो फिर मैं अगले दिन क्लास करने के बाद फिर मैं आप लोग को अच्छे से क्लास करवाता हूँ, ठीक है। जिससे कि जितना 1.5 घंटा में कंटेंट दिया जाता है मैं आप लोग को आधा घंटा में कंटेंट दे सकूँ, साथ ही आप लोग को हैंड रिटेन नोट्स भी दे सकूँ पेड ग्रुप में। हाँ, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको पेड ग्रुप से ज्वाइन होना पड़ेगा। पेड ग्रुप में आपको इसका पीडीएफ मिलेगा, यानी इस 50 क्वेश्चन वाले टेस्ट सीरीज़ का पीडीएफ मिलेगा। और 1 जुलाई से स्टार्ट किया गया 100 क्वेश्चन वाला, उसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। मैं यानी 50 क्वेश्चन वाला भी मिलेगा, 100 क्वेश्चन वाला भी मिलेगा। प्लस में इस 50 क्वेश्चन वाले में जो है इसका डिस्कशन करवाया जाता है सर के द्वारा, उसका मैं जो हैंड रिटेन नोट्स बनाता हूँ वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। यानी 3 चीज़ आपको उसमें दिया जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ होते हैं जैसे मंथली करंट अफेयर्स, तो इस प्रकार के करंट अफेयर्स या फिर जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होंगे जो आपको कहीं पे नहीं मिलता होगा या फिर पेड में मिलता होगा वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो इस ग्रुप का चार्ज जो है मात्र 11 रुपये है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज का सेट स्टार्ट करते हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि ये 3 जुलाई को सेट करवाया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, जनवरी फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय विधानसभा के चुनाव के बारे में कौन सा जोड़ा गलत है। और प्रांत यानी राज्य और उसके प्रधानमंत्री प्रथम कौन बनाए गए थे ये पूछ रहा है। देखिए 1937 में जो प्रांतीय विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उस समय कुल 11 प्रांत में चुनाव हुए थे। कितने प्रांत में? कुल 11 प्रांत में। और वो कुल 11 प्रांत कौन कौन से हैं ये आपका जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये पूरा डिटेल जो है मैं जो नोट्स आपको दूंगा हैंड रिटेन नोट्स पेड ग्रुप में, उसमें पूरा डिटेल लिखा हुआ है कि 11 प्रांत कौन कौन से हैं, प्लस में उनमें से कितने प्रांत में और कौन कौन से प्रांत में कांग्रेस का पूर्ण बहुमत है, और किस प्रांत में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी, कितने प्रांत में कांग्रेस ने अपना सरकार बनाया, और जितने भी प्रांत हैं यानी 11 के 11 प्रांत में पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे, ये टोटल डिटेल जो है आपको उस नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा अच्छे से, ठीक है। फिर भी मैं आपको बोल के सुना देता हूँ, आप लोग याद कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए कुल 11 प्रांत थे, जिसमें से प्रथम प्रांत है संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत जो अभी यूपी में पड़ता है, मतलब यूपी आता है संयुक्त प्रांत के अंतर्गत। उसके प्रथम प्रधानमंत्री बने थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत। दूसरा है मध्य प्रांत, उसके प्रधानमंत्री बने थे एन.वी. खरे। तीसरा है मद्रास, इसके प्रधानमंत्री बने थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चौथा है बिहार, बिहार के प्रधानमंत्री आप लोग जानते होंगे श्री कृष्ण सिंह। पाँचवा है उड़ीसा, और इसके प्रधानमंत्री बने थे बी.एन. दास। और ये जो 5 के 5 प्रांत थे, इस 5 प्रांत में कांग्रेस का पूर्ण बहुमत था। क्या था? कांग्रेस का पूर्ण बहुमत था। छठा प्रांत है असम, असम के प्रधानमंत्री बने थे सादुल्ला। सातवां प्रांत है उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, और इसके प्रधानमंत्री बने थे डॉक्टर खान साहब। आठवां प्रांत है मुंबई, मुंबई के प्रधानमंत्री बने थे बी.जी. खरे। और ये आपको असम, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और मुंबई, इस तीनों में कांग्रेस जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी इस तीनों प्रांत में। यानी ऊपर का जो 5 मैंने आपको बताया और लास्ट का 3, यानी टोटल 8 प्रांत में जो है कांग्रेस अपना सरकार बनाया था। कितने में? टोटल 8 प्रांत में कांग्रेस अपना सरकार बनाया था। बचा 3 प्रांत है, इसमें सिंध, सिंध के प्रधानमंत्री बने थे अल्लाह बख्श, यहाँ पे जो है मिली जुली सरकार बनी थी। बाकी पंजाब है, पंजाब में सिकंदर हयात खां बने थे प्रधानमंत्री, और बंगाल में फजलुल हक बने थे प्रधानमंत्री। टोटल 11 का 11 के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। तो इस अनुसार इसका आंसर क्या होगा, कौन सा जोड़ा जो है वो गलत है। गलत इसमें से हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा के बी.जी. खरे नहीं बने थे, बी.जी. खरे बने थे मुंबई के, और उड़ीसा के जो बने थे बी.एन. दास। कौन बने थे? बी.एन. दास। तो इसका आंसर केवल 3 हो जाएगा। बाकी जो है मध्य प्रांत एन.वी. खरे बने थे प्रधानमंत्री, मद्रास के सी राजगोपालाचारी बने थे, असम के सादुल्ला बने थे। नेक्स्ट, कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र दे दिए जाने के बाद मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस एवं धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया। इसमें से उनका साथ किस नेता ने दिया था? तो इसमें से उनका साथ जो है बी.जी. खरे ने दिया था। किसने दिया था? बी.जी. खरे ने दिया था।
वीजी खरे ने नहीं, इसमें उनका साथ जो है बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? बी.आर. अम्बेडकर जो है मुक्ति दिवस और धन्यवाद दिवस के रूप में जो मनाया था मुस्लिम लीग, उसमें सहयोग किए थे। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने तिलक के देहावसान पर कहा था मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? तो ये जो कथन है ये दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। और आपको पता होना चाहिए कि असहयोग आंदोलन जिस दिन स्टार्ट हुआ था उसी दिन जो है तिलक की मृत्यु हो गई थी, 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। और उस मृत्यु में जब उनकी अर्थी को ले जाया जा रहा था तो उस दौरान शौकत अली जो थे वो अर्थी को कंधा दिए थे। शौकत अली जो एक मुस्लिम थे वो बाल गंगाधर तिलक के अर्थी को कंधा दिए थे। और इससे जो है अंग्रेज़ों में इस बात की मतलब भय आ गई कि मुस्लिम और हिंदू जो हैं वो सभी एक है, ये सभी मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। और इसी के दौरान जो है असहयोग आंदोलन के दौरान तिलक फंड का भी उत्थान किया गया था, एक तिलक फंड बनाया गया था। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक महात्मा गांधी रहे थे? तो महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका में 1813 से लेके 1914 तक जोड़िए, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को ये आ ही गए हैं, मतलब मंथ जनवरी के स्टार्टिंग में आ ही गए, तो 1914 तक ही जोड़ना उचित होगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ 21 वर्ष। आप लोग जोड़िएगा 1915 तक 22 वर्ष आ जाएगा, लेकिन आंसर इसका 21 वर्ष होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दिल्ली षड्यंत्र केस जो है अमीर चंद्र संबंधित सही है। काकोरी षड्यंत्र केस अशफाक उल्ला खां, ये भी सही है। लाहौर षड्यंत्र केस में जो है जतिन दास को भूख हड़ताल पे थे ये भी सही है। लगभग 69 या 65 दिन के भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी जतिन दास की। और नासिक षड्यंत्र केस से जो रास बिहारी बोस ये संबंधित नहीं। रास बिहारी बोस जो है दिल्ली षड्यंत्र केस से संबंधित है। ठीक है, रास बिहारी बोस किस केस से संबंधित है? दिल्ली षड्यंत्र केस से। और नासिक षड्यंत्र केस से जो है नासिक जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन जो थे उनकी हत्या किए थे अनंत कान्हरे। कौन किए थे? अनंत कान्हरे। तो नासिक षड्यंत्र केस से कौन संबंधित है? अनंत कान्हरे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है एनी बेसेनिक द्वारा किया गया, सही है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है रामकृष्ण परमहंस के द्वारा किया गया, ये बिल्कुल गलत है, तो यही सुमेलित नहीं है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि रामकृष्ण परमहंस जो थे वो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। क्या थे? स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। और स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, इनकी ही यादों में कहिए तो या फिर इनके ही तर्ज पे जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की गई थी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? रामकृष्ण यानी स्वामी विवेकानंद। ठीक है। नेक्स्ट है, ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय किए थे और आर्य समाज दयानंद सरस्वती, ये सही है। नेक्स्ट है, क्षेत्र और नेतृत्व। झांसी का नेतृत्व लक्ष्मीबाई, ये तो सही है। फतेहपुर का नेतृत्व अजीमुल्ला किए थे, ये भी सही है। मथुरा का नेतृत्व देवी सिंह किए थे, ये भी सही है। और संबलपुर का नेतृत्व जो है सुरेंद्र साई किए थे, ये भी सही है। तो 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। फिर से पढ़ लीजिए, झांसी का लक्ष्मीबाई, फतेहपुर का अजीमुल्ला और मथुरा का देवी सिंह और संबलपुर का सुरेंद्र साई। फतेहपुर का कौन है? देखिए, जब भी मैं दोबारा पूछता हूँ तो मेरा मोटिव होता है कि आपको यहीं पे याद करवा दूँ, तो आप लोग अपने मन में ज़रूर इस बात को दोहराइएगा। फतेहपुर का है अजीमुल्ला और मथुरा से नेतृत्व कर रहे थे देवी सिंह और संबलपुर से कर रहे थे सुरेंद्र साई। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर की लड़ाई के समय जो बंगाल का नवाब था मीर जाफ़र। कौन था? मीर जाफ़र। ठीक है। जैसे कि 1957 से लेके 1857 से लेके 60 तक और 63 से लेके 65 तक, ऐसे कुछ जो है इनका कार्यकाल है मीर जाफ़र का। तो इसका आंसर हो जाएगा मीर जाफ़र। राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? देखिए, राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी कहा जाता है अल्बुकर्क को। आपके मन में आया होगा कि क्यों कहा जाता है, और मैं आपको सिर्फ इतना बता के चला जाऊं कि अल्बुकर्क को कहा जाता है, तो आगे जाके आपको अगर फ्रांसिस्को दी अल्मीडा या फिर कुछ ऐसा करके ऑप्शन मिल जाता है तो आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाइएगा। लेकिन मैं इसके बारे में कहानी थोड़ा सा बता दूँ तो आपको याद रहेगा। कहानी ये है कि राजा राम मोहन राय को किसका पूर्वगामी कहा जाता है? तो अल्बुकर्क का। क्यों कहा जाता है? सती प्रथा के बारे में आप लोग जानते होंगे। सती प्रथा जो है राजा राम मोहन राय से पहले सती प्रथा का अंत पुर्तगाली क्षेत्र में अल्बुकर्क के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा?
अल्बुकर्क के द्वारा किया गया था, जो दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था। आप लोग को पता होना चाहिए दूसरा पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ही था, और इसी के द्वारा जो है सर्वप्रथम सती प्रथा का अंत किया गया था। लेकिन इसकी जितनी क्षमता थी, यानी पुर्तगाली क्षेत्र जितना था उतने में ही सिर्फ अंत कर पाया था। लेकिन राजा राम मोहन राय जो हैं वो पूरे भारत को लेके सती प्रथा का अंत करने की कोशिश में थे और किए भी थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र जो लेवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ था 1593 में, ठीक है, 1593 में। लेकिन इन्हें जो है सिर्फ एक मार्ग से, यानी स्थल मार्ग से, ये जो है सिर्फ स्थल मार्ग से ही व्यापार कर सकते थे। इन्हें समुद्री मार्ग से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि समुद्री मार्ग से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त ईस्ट इंडिया कंपनी को हुआ था प्रथम बार 1600 में, ठीक है। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है किसकी स्मृति में? तो ये जो मनाया जाता है सरोजिनी नायडू की स्मृति में। किनकी स्मृति में? सरोजिनी नायडू की स्मृति में जो है 13 फरवरी को महिला दिवस यानी राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो वो हो जाएगा 8 मार्च। कब हो जाएगा? 8 मार्च। आगे बढ़ते हैं। भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है, देख लीजिए। यानी सिर्फ राज्य को लेकर तो 3 हो जाएगा। कौन कौन सा हो जाएगा? एक तो चंडीगढ़ हो जाएगा, चंडीगढ़ के अंतर्गत आपको हो जाएगा हरियाणा और पंजाब, ये आप जानते होंगे। दूसरा हो जाएगा आपको मुंबई हाई कोर्ट हो जाएगा, जिसके अंतर्गत आपको आता है महाराष्ट्र और गोवा। और तीसरा हो जाएगा गुवाहाटी हाई कोर्ट, जिसके अंतर्गत आपको आ जाता है 4 राज्य, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम, ये 4 राज्य आ जाते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कुल 3 राज्य जो हैं जिसके अंतर्गत एक से अधिक राज्य का उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय को किसके अधीक्षण करने का अधिकार है? तो उच्च न्यायालय को जो है अधीनस्थ न्यायालय का अधीक्षण करने का अधिकार है। और इसके बारे में ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं तो अनुच्छेद 227 को आपको पढ़ना होगा। किसको? अनुच्छेद 227। टाइम मिले तो एक बार पढ़ ही लीजिएगा, फायदा ही करेगा। निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिएगा। तो इसमें देखिए सबसे, और इसमें अनुक्रम या अग्रता क्रम से बताना है। तो इसके अनुसार देखिए 1 नंबर पे आ जाएंगे उपराष्ट्रपति, दूसरे नंबर पे आ जाएंगे आपके प्रधानमंत्री, और तीसरे नंबर पे आ जाएंगे भूतपूर्व राष्ट्रपति। 2, 3, 1 इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारिया आयोग का सदस्य था? देखिए सरकारिया आयोग का सदस्य था, सरकारिया आयोग के कुल 3 सदस्य थे। और सरकारिया आयोग जो संबंधित है केंद्र राज्य संबंधित है। किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंधित है। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1983 में। कब हुई थी? 1983 में, इसे भी याद रखना है। और इसमें 3 सदस्य कौन कौन थे? पहले जो अध्यक्ष थे वो थे RS सरकारिया। कौन थे? RS सरकारिया। दूसरा थे SR सेन। कौन थे? दूसरा SR सेन। और तीसरा थे V शिवरमन। कौन थे? V शिवरमन, इसे याद रखिएगा। तो ये 3 सदस्य जो थे सरकारी आयोग के थे। सरकारी आयोग की स्थापना 1983 में हुई है और कुल 3 सदस्य थे, ठीक है। केंद्र राज्य से संबंधित आयोग है। द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? देखिए भारत में कुल 3 बार जो है राष्ट्रीय आपात लगा है। कितने बार? कुल 3 बार। तो कब कब लगा है? सबसे प्रथम जो है लगा है 1962 में, और उस समय जो राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरी बार लगा है 1971 में। कब लगा है? 1971 में। और इस बार जो राष्ट्रपति थे वो थे BB गिरी। और तीसरी बार जो लगा है 1975 में, और इस बार जो राष्ट्रपति थे फ़खरुद्दीन अली अहमद। तो इसका आंसर जो है ये पूछा जा रहा है दूसरी बार। तो दूसरी बार लगा था 1971 में, और उस समय थे BB गिरी। तीसरी बार थे फ़खरुद्दीन अली अहमद, और पहली बार थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? देखिए भारत में जो है 2 प्रकार के निर्वाचन होते हैं, एक होते हैं प्रत्यक्ष और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रत्यक्ष निर्वाचन वो है जिसमें जनता खुद से किसी को चुनती है, जैसे मुखिया का चुनाव हो गया, विधानसभा का चुनाव हो गया, ये सब में जो है जनता खुद से अपने प्रतिनिधि को चुनती है। लेकिन अप्रत्यक्ष चुनाव जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, ये हो जाएगा अप्रत्यक्ष चुनाव। इसमें जनता का कोई रोल नहीं होता, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि द्वारा जो है राष्ट्रपति को चुना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष निर्वाचन बोल रहा है तो जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना ही प्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाता है। राज्य आयोग, देखिए राज्य लोक सेवा आयोग होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया, आप लोग ऐड कर लीजिएगा। राज्य लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो ये प्रस्तुत करता है राज्यपाल के समक्ष। किसके समक्ष? राज्यपाल के समक्ष। और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में जो वर्णित है अनुच्छेद 315 से लेकर 323 के बीच में, और भाग हो जाएगा 14। भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर 323 अगर आप पढ़ते हैं तो आपको राज्य लोक सेवा आयोग की जानकारी मिलेगी। और वार्षिक प्रतिवेदन से संबंधित जो जानकारी है ये आपको 323 में मिल जाएगा।
निम्न में से कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं है? तो सब देखिए, संवैधानिक संस्था वो संस्था होती है जो संविधान के किसी भी अनुच्छेद में वर्णित हो, उसे संवैधानिक संस्था कहते हैं। और संविधान के किसी भी अनुच्छेद में वर्णित नहीं है, वो जो है असंवैधानिक संस्था हो जाएगा, सांविधिक संस्था हो जाएगा। उसे लेकिन संस्था के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी संस्था है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद में वर्णित है तभी वो संवैधानिक संस्था होगी। तो मानवाधिकार आयोग जो है ये किसी भी अनुच्छेद में वर्णित नहीं है, ये जो है संवैधानिक संस्था नहीं है। तो कौन सी संस्था है? ये है संविधिक संस्था। कौन सी संस्था है? सांविधिक संस्था। और इसकी स्थापना जो है हुई है 12 अक्टूबर 1993। कब हुई है? 12 अक्टूबर 1993 मानवाधिकार आयोग की स्थापना। बाकी राज्य वित्त आयोग ये 243 के आई में आपको मिल जाएगा अनुच्छेद। और उसके बाद आप चले जाइए कौन सा, लोक सभा का सचिवालय, ये आपको अनुच्छेद 98 में मिल जाएगा। और फिर आ जाइए केंद्र का वित्त आयोग, ये आपको 280 में मिल जाएगा। अनुच्छेद बता रहा हूँ। नेक्स्ट है, जनता दल सरकार द्वारा 1975 के आपातकाल की परिस्थिति की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति की गई थी? ये की गई थी शाह आयोग। किस आयोग की? शाह आयोग। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना जनजाति और निवास स्थान, तो जनजाति और निवास स्थान सुमेलित करना है। ठीक है, चलिए। जौनसारी जनजाति जो है ये उत्तराखंड में कहाँ है? उत्तराखंड में है जौनसारी जनजाति। संथाल जनजाति कहाँ है? तो संथाल जनजाति आपका हो जाएगा झारखंड में। संथाल जनजाति है झारखंड। भील जनजाति है मध्य प्रदेश। और लेप्चा आपको पता होगा, लेप्चा है सिक्किम। फिर से एक बार देख लीजिए, जौनसोरी जनजाति हो जाएगा उत्तराखंड, संथाल जनजाति हो जाएगा झारखंड, भील जनजाति जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इस सभी क्षेत्र में, और लेप्चा जनजाति जो है सिक्किम में। तो इसका आंसर 3 1 2 4 3 1 2 4 हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया? तो वो कौन सा नृत्य है? वो नृत्य आपका हो जाएगा कथकली। कौन सा है? कथकली। नेक्स्ट है, विश्व की सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? तो विश्व की सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ जो हुआ है वो है 1911 ईस्वी में। कब हुआ है? 1911 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा गोरखपुर, ये सही है। दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर, ये गलत है। ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि भुवनेश्वर किस रेलवे जोन का मुख्यालय है। भुवनेश्वर जो है वो किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? अभी तुरंत वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट में जाके बताइए, ठीक है। बाकी मैं आपको बता दूं कि दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता है, पूर्वी रेलवे का भी मुख्यालय कोलकाता है, और दक्षिणी पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वो है बिलासपुर है। लेकिन भुवनेश्वर किस रेलवे जोन का मुख्यालय है, ये आप मुझे अभी कमेंट में जस्ट बताइए। नेक्स्ट है, राउरकेला इस्पात संयंत्र का लौह अयस्क की आपूर्ति होती है क्योंझर से। कहाँ से होती है? क्योंझर से। और ये राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है उड़ीसा में है। उड़ीसा में इसकी जो स्थापना की गई थी, ये की गई थी जर्मनी की मदद से। किसकी मदद से? जर्मनी की मदद से। ओबरा शहर प्रसिद्ध है किसके लिए? ओबरा शहर जो प्रसिद्ध है वो थर्मल पावर प्लांट के लिए। अच्छा, ये भी कमेंट बताइएगा कि ओबरा शहर अभी है कहाँ, यानी किस राज्य में है? ओबरा शहर किस राज्य में पड़ता है? भारत में 2001 से 2011 में साक्षरता में वृद्धि दर, तो 2001 में जो भारत में साक्षरता दर थी 64.84% थी, और 2011 में जो साक्षरता दर है वो है 74.04%। ठीक है, आप इसे माइनस कीजिएगा तो आपको इसका आंसर आ जाएगा 9.2% जो है वृद्धि हुई है 2001 से लेकर 2001 में 11 में साक्षरता दर में। नेक्स्ट है, बोरलॉग पुरस्कार निम्नलिखित में से किस एक वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है? आपको पता होना चाहिए कि हरित क्रांति से संबंधित थी नॉर्मन बोरलॉग, और नॉर्मन बोरलॉग के नाम पर ही बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। और हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि से। तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि विज्ञान। नेक्स्ट है, अमन धान उगाया जाता है। देखिए, अमन धान भारत का 2 राज्य ऐसा है इसमें 12 का 12 मंथ जो है धान उगाया जाता है, यानी चावल उगाया जाता है। ठीक है, तो वो कौन सा 2 राज्य है वो भी आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। एक राज्य तो आपको पहले से पता होगा, पश्चिम बंगाल, लेकिन दूसरा राज्य है तमिलनाडु। देखिए, पश्चिम बंगाल में 3 प्रकार के धान उगाए जाते हैं, और 3 प्रकार के धान में से हैं ओस, अमन और बोरो। कौन कौन से हैं? ओस, अमन और बोरो। ओस जो है वो शरद ऋतु में उगाया जाता है, अमन जो है वो शीत ऋतु में उगाया जाता है, और बोरो जो है वो ग्रीष्म ऋतु में उगाया जाता है। तो इसका आंसर जो है नवंबर और दिसंबर हो जाएगा, यानी शीत ऋतु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रांति का संबंधित मेल मिलाना है। सुनहरी क्रांति जो है वो उद्यान से संबंधित है, सही है। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित, सही है। नीली क्रांति जो है ये हो जाएगा कुक्कुट नहीं, ये हो जाएगा मत्स्य उत्पादन से। किससे? मत्स्य पालन से है नीली क्रांति। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हरित जो है कृषि से संबंधित है। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद बौद्ध संघ का नेतृत्व किसे सौंपा था? तो गौतम बुद्ध जो है अपनी मृत्यु के बाद बौद्ध संघ का
जो नेतृत्व है वो किसी को नहीं दिया था, किसी को भी नहीं सौंपा था, ठीक है। लेकिन गौतम बुद्ध का जो एक भाई था देवदत्त, क्या नाम था उसका, देवदत्त। देवदत्त चाहता था कि गौतम बुद्ध मृत्यु होने से पहले जो है वो अपना नेतृत्व जो है देवदत्त को सौंप दे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। नेक्स्ट, किस शासक की मुद्रा पर शिव एवं नंदी का चित्र का अंकन है, तो ये हो जाएगा कुषाण शासक के, क्या हो जाएगा, कुषाण शासक। वैसे कुषाण वंश का संस्थापक जो थे कुजुल कटफिसस, ये जो थे वो शिव धर्म से संबंधित थे, और जो ये इसके वास्तविक संस्थापक बोले जाते हैं भीम कटफिसस करके, तो वो जो थे वो बौद्ध धर्म से संबंधित थे, तो जिस इसलिए जो है शिव और नंदी का चित्रण आपको कुषाण वंश में ही मिल जाता है। नेक्स्ट है, किसी शिलालेख में अशोक यह घोषणा करता है कि मैं जहाँ भी रहूँ मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं, तो ये जो है छठे शिलालेख यानी 6वें शिलालेख में इस चीज़ का वर्णन है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाया था। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रथम राजधानी जो है वो पाटलिपुत्रा थी, लेकिन जब शकों को वो उज्जैन से भगा दिए थे तो उसके बाद दूसरी राजधानी को जो है उज्जैन किए थे। दूसरी राजधानी उनकी कौन सी है, उज्जैन है। नेक्स्ट है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य मूर्ति चतुर्भुज थी, कैसी थी, चतुर्भुज थी। नेक्स्ट है, भारत एक लोकतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में जो है ना कुलीन यानी क्या बोलते हैं वंशानुगत शासन नहीं है, इसलिए भारत एक गणतंत्र है। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता है जब तक कि उसके मूल्यों में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। उक्त कथन किसका है, तो ये कथन जो है ये कथन है V.R. अम्बेडकर। किसका है, भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। आपराधिक मामला संवर्ती सूची सुमेलित है, निगम कर संघ सूची सुमेलित है, भूमि सुधार संघ सूची नहीं हो जाएगा, ये भूमि सुधार जो है ये है राज्य सूची से संबंधित, ये आंसर सी हो जाएगा। परिवार नियोजन संवर्ती सूची, फिर से पढ़ लीजिए, आपराधिक मामला संवर्ती सूची, निगम कर संघ सूची, भूमि सुधार राज्य सूची, परिवार नियोजन संवर्ती सूची। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है। देखिए, भारत में कुल 5 अनुच्छेद ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है, यानी केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। वैसे तो जितने भी भाग 3 में जितने भी अनुच्छेद दिए हुए हैं, भाग 3 में जितने भी अनुच्छेद दिए, जितने भी मौलिक अधिकार दिए गए, वो सभी नागरिक को चाहे वो देसी हो विदेशी हो कहीं के भी उन्हें प्राप्त है। लेकिन 5 अनुच्छेद ऐसे दिए गए हैं जो केवल सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त है, और वो 5 अनुच्छेद है 15, 16, 19, 29, 30। ये 5 अनुच्छेद सिर्फ केवल और केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। इसका आंसर हो जाएगा केवल भारतीय नागरिक को अनुच्छेद 19 प्राप्त है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से जिस क्रम में सेवा की उसमें निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी आप जब तक पूरा याद नहीं करते हैं पूरा का पूरा राष्ट्रपति का क्रम, तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। और इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है जो मैं आप लोग को दे दूंगा। अगर आप लोग ग्रुप में बोलेंगे कि वो ट्रिक दे दीजिए तो मैं आप लोग को दे दूंगा। राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, इस प्रकार से एक ट्रिक है जिससे आपको टोटल का टोटल जो राष्ट्रपति है ना उनका नाम आपको याद हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय राजाओं में से किसकी प्रशंसा प्रयाग प्रशस्ति में अलंकृत शब्दों में की गई है, तो वह है समुद्रगुप्त। किसकी, समुद्रगुप्त। और प्रयाग प्रशस्ति का जो अलंकरण किया था ये हरिसेन किया था। हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के दरबार में ही रहता था, तो जिसके दरबार में रहेगा उसकी प्रशंसा करेगा। भारत में महात्मा गांधी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ हुई थी, ये हुई थी एक कॉलेज था, हाँ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में 1916 में। भू प्रपट्टी में कार्बन का अनुमानित प्रतिशत कितना है, तो भू प्रपट्टी में जो है कार्बन का अनुमानित प्रतिशत है 0.025। वायुमंडल में नहीं पूछ रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये भू प्रपट्टी पे पूछ रहा है, यानी धरती पे कितना है, तो धरती पे 0.025% है, लेकिन वायुमंडल में पूछता तो 0.038 या 36% ऐसे करके है। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि भू प्रपट्टी पर सबसे अधिक क्या है, तो भू प्रपट्टी पे सबसे अधिक ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है, तो 46.6%। ठीक है, नेक्स्ट, राज्यसभा के स्थान सीटों से संबंधित निम्नलिखित में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। देखिए, निम्नलिखित दे दिया है, यहाँ ध्यान रखिएगा। तो राज्यसभा में स्थानों सीटों के आवंटन जो इसका वर्णन जो है अनुसूची 4 में है, और इस ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार में कुल 16 सीट है, बिहार और बंगाल में। और सबसे अधिक सीट आपको यूपी में है, यूपी के बाद महाराष्ट्र में 19 है, उसके बाद आपको तमिलनाडु में 18 सीट है, उसके बाद बिहार बंगाल में 16 सीट है, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के
ये स्थानों के आरक्षण का उपबंध किया गया। तो ये उपबंध किया गया आपको 243 के घाव में। किसमें? 243 के घाव में। जहाँ आरा द्वारा लिखित शेख मोहिउद्दीन चिश्ती की जीवनी किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है मुनीस अल अरवाह, मुनीस अल अरवाह के नाम से। भारत के संविधान निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किसी आपात घोषणा को न्यायिक पुनरावलोकन से उन्मुक्त करता है? तो ये संशोधन हो जाएगा 38वीं। कौन सा हो जाएगा? 38वां संशोधन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष पूना सार्वजनिक सभा स्थापित हुई थी? तो पूना सार्वजनिक सभा जो स्थापित हुई थी वो स्थापित हुई थी 1870 में। कब स्थापित हुई थी? 1870 में। नेक्स्ट है, भारत के काल क्षेत्र यानी टाइम जोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समग्र देश के लिए एक मानक समय, हाँ ये बिल्कुल सही है। अगर इस समय बिहार में 9 बज के कुछ मिनट हो रहा है तो भारत के जितने भी क्षेत्र हैं उसमें 9 बज के उतने ही मिनट होंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप द्वीप समूह से भिन्न काल है, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है, भारत मानक समय IST GMT से 5.5 घंटा पीछे है, ये भी गलत है। 5.5 घंटा आगे है, पीछे नहीं आगे, केवल एक इसमें सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य में मानसून की अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों से वर्षा होती है? तो वो राज्य है पंजाब। कौन सा राज्य है? पंजाब। अरब सागर से भी जाती है और ये दोनों जाके यहाँ पे टकराती है पंजाब में। ठीक है, तो आज का सेट यहीं समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट पसंद आया होगा। सेट पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, उससे थोड़ा मुझे अच्छा लगता है। वीडियो लाइक होते रहता है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। बाकी आप लोग को मेहनत दिख रहा होगा कि मैं कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं चाहता हूँ और अच्छे से डिस्कशन करना चाहता हूँ आप लोग के साथ। ठीक है, तो और सर जो 1.5 घंटा में बताते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि आधे घंटे में आप लोग को कोई भी कंटेंट छूटे भी नहीं और आप लोग को बता भी दिया जाए सब कुछ। ठीक है, तो वीडियो को तो लाइक कर ही देना है। चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और उनके पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जो पर मंथ खरीद के नहीं पढ़ सकते। क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन पे पढ़ते हैं तो एप्लीकेशन पे चार्ज है 149। कितना चार्ज है? 149। बाकी आप में क्षमता है तो आप अपने मर्ज़ी से या फिर आप एकदम शौक से जाके वहाँ पे ख़रीद के पढ़िए, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो नहीं खरीद सकते, क्योंकि 149 रुपया पर मंथ, देखिए 1-2 मंथ की बात रहती तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता। ये सब दिन चलने वाला टेस्ट सीरीज़ है तो पर मंथ खरीदना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो अगर खरीद नहीं सकते हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जो खरीद के पढ़ सकते हैं आप शौक से जाके पढ़िए, मुझे कोई समस्या नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपको मेरे द्वारा हेल्प चाहिए तो उसके लिए मात्र आपको इसके लिए सिर्फ 11 रुपये देना है, सिर्फ 11 रुपये। अगर आप वो भी 11 रुपया नहीं देना चाहते तो आप यूट्यूब पे आके फ्री में पढ़ सकते हैं, कोई समस्या आपको नहीं होगा। यूट्यूब पढ़ने का आपको कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है, सिर्फ आपको इसका PDF दिया जाएगा, इसका हैंडरिटन नोट्स दिया जाएगा, उसका 11 रुपये लिया जाता है, जिससे कि मैं भी बाय करता हूँ। अगर 2-3 लोग भी हेल्प कर देते हैं तो अगर 40-44 रुपया भी आता है तो बाकी जो 100 रुपया है वो मैं अपना लगा देता हूँ। जिस प्रकार से मतलब सिर्फ हेल्प के नेचर से लिया जा रहा है, बाकी और कोई नेचर नहीं है इसमें। नहीं भी दीजिएगा फिर भी आपको वीडियो मिलते रहेगा यूट्यूब पे, बाकी PDF और हैंडरिटन नोट्स नहीं मिल पाएगा फिर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।